हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग से पार्ट 1। और इस पार्ट में मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यू और ओल्ड पैटर्न, दोनों तरह के क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ। तो न्यू पैटर्न भी देखेंगे, क्या उसकी खासियत है, कैसे वो ओल्ड पैटर्न से डिफरेंट है और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर हम ओल्ड पैटर्न का एक क्वेश्चन देखेंगे। तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चन देखेंगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। अब ये देखिए, लिखा हुआ है, जैसे ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है कि ईच एलिमेंट अपीयर नेक्स्ट इज कोडेड एज, और यहाँ पे एक कोड लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं आपको बात, फिर मैं क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ। कि न्यू पैटर्न के क्वेश्चन क्या होते हैं कि यहाँ पे हर एक वर्ड का अलग कोड होता है। ठीक है, मतलब उसको कोड करने का तरीका आपको सीखना है कि उसको कैसे हम कोड करते हैं। वो तरीका आपने सीख लिया तो आपको हर एक लेटर के लिए जो कोड या फिर हर एक वर्ड के लिए जो कोड निकालना वो बड़े आसान हो जाते हैं। फिर वहाँ पे टाइम नहीं लगता। सबसे पहले आपको ये सीखना है कि इसको डिकोड कैसे करना है, क्या तरीका लगा करके हमने किसी शब्द को कोड करके लिखा हुआ है, वो फाइंड कर लिया, तब क्वेश्चन हो जाता है आसान। और उतना ही समय आपका लगेगा, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको लगना है इसी में लगेगा कोड क्या हो सकता है, वो पता चल गया तो क्वेश्चन करना फिर आसान हो जाता है। पहले कैसे क्वेश्चंस आते थे जिनको हम चाइनीज़ कोडिंग कहते थे कि जैसे ईच एलिमेंट अपीयर नेक्स्ट है, तो यहाँ पे जैसे इस तरह का कोड लिखा गया है, वहाँ पे ऐसे लिखा रहता था ला, यहाँ पे माँ लिख दिया, यहाँ पे यू लिख दिया, यहाँ पे टी लिख दिया, ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ऐसा होता था कि हम जैसे ला मा यू टी है तो हम क्या करते थे, दो तीन जो लाइन्स हैं देखते थे कोई एलिमेंट कॉमन है, फिर उसके लिए वो स्पेसिफिक कोड हो जाता था। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे ईच को लेकर के बात करूँ, अगर आपको ऐसे पता चल गया कि जो ईच के लिए कोड है वो टी आई है या फिर टी है, ठीक है, तो अब आपके लिए क्या दिक्कत वाली बात है यहाँ पे कि अगर इस लाइन में चार ये लेटर्स या वर्ड लिखे गए हैं, अगर मैं आपसे यहीं पे पूछ लूँ कि यहाँ पे स्टडी के लिए कोड क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ कोडिंग जो पहले पूछी जाती थी, आप बता नहीं सकते थे कि स्टडी के लिए कोड क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्टडी का कहीं जिक्र नहीं है। तो उसका आंसर होता था कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, लेकिन जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है उसमें आपको कोड सिर्फ ये नहीं देखना है कि उसका कोड क्या है, बल्कि ये भी समझना होता है कि वो किस तरीके से बना है। तो आपके सामने अगर स्टडी का कोड पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका कोड बता सकते हैं कि उसका कोड क्या होगा। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो आंसर आप वहाँ पे टिक नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नन ऑफ दीज ऑप्शन वहाँ पे हो सकता है, लेकिन डिटरमाइन आप आसानी से कर पाएंगे इस तरह की कोडिंग में। ओके, ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब इसमें फाइंड कैसे करना है, फाइंड करने का जो बेसिक स्टेप है वही है कि आप एक कोई भी वर्ड लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ ईच की, ईच मैंने शब्द लिया। अब देखूँ ये और कहाँ पे कौन कौन सी लाइन में आया हुआ है। सेकंड लाइन में है, नहीं है। थर्ड में भी नहीं है। फोर्थ में, हाँ फोर्थ में यहाँ पे मिला। फिफ्थ में देखिए तो नहीं है। तो दो लाइन में मुझे ईच मिला है। अब इन दोनों लाइन में देखता हूँ और कुछ कॉमन शब्द मिलते हैं क्या, तो एलिमेंट अपीयर नेक्स्ट है और नीचे स्क्वायर न्यू शिफ्ट है, नहीं। इन दोनों में केवल ईच ही ऐसा है जो कॉमन है। तो आपको करना क्या है, ऊपर जो कोड लिखे गए जरूरी नहीं है कि ईच के लिए जो कोड हो, जैसे ईच यहाँ पे पहले लिखा गया तो यहाँ भी इसका कोड यही होगा, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आप इस भ्रम में मत पड़िएगा। आप इस पूरी लाइन वाले कोड को देखिए और जो नीचे चौथी लाइन है उसके कोड को देखिए कौन सा कोड है जो रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे $7 वाला देखिए तो $7 करके ऐसा कोई कोड नहीं है। $4 करके देखिए, यहाँ पे $4, हाँ एक कोड मिला $4 इट हैज़, जो कि यहाँ भी वही लिखा गया है और नीचे भी यही लिखा गया है, तो ये कॉमन मिल गया। तो हमको अभी क्या जानकारी मिली है कि ईच के लिए जो कोड है वो क्या है, $4 8 और हैज़। लेकिन ये अभी आपको कुछ हेल्प नहीं करेगा, बस हमको इतना पता चला कि ईच का कोड है क्या, ये है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे सीधा पूछा जाए, जैसे यहाँ पे न्यू पूछा गया है, न्यू के लिए कोड क्या है, तो आप इसमें जैसे न्यू के लिए कोड पूछा गया तो आप आसानी से क्या देखेंगे कि यहाँ पे न्यू के लिए कोड क्या हो सकता है। तो आप देखिए न्यू यहाँ पे आ रहा है और कहीं पे न्यू आ रहा है क्या, दूसरी लाइन में नहीं, तीसरी लाइन में, ये मतलब चौथी लाइन में है न्यू, और यहाँ पे आखिरी वाली लाइन में भी क्या है, न्यू। तो मतलब दूसरी, चौथी और पांचवी लाइन में न्यू है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इन तीनों को आप क्या करिए, कंबाइन करके देखिए कि कौन सा ऐसा कोड है जो तीनों में कॉमन है। तो जैसे यहाँ पे $4 की बात करूँ तो $4 यहाँ पे आ रहा है क्या, तो इसमें भी, इसमें सेकंड वाली जो इसके नीचे वाली लाइन है उसमें तो आ ही नहीं रहा है।
5 स्टार करके कोई कोड है क्या, तो हाँ 5 स्टार 20 और ये M% यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आप नीचे भी चेक कर लीजिए है क्या ऐसा कोड, तो ऐसा कोड और नहीं है। 3@23%, तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है 3@, यहाँ भी 3@23% और यहाँ भी वही है। तो ये 3 ऐसे हैं जो कॉमन मिल रहे हैं। तो एक बार आप न्यू के लिए जो कोड है उसको डिसाइड करिए कि न्यू के लिए कोड क्या है, 3@23%, और देख लीजिए कि तीनों लाइन में कुछ और कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पे स्टेप शिफ्ट डैश है, यहाँ पे स्क्वायर न्यू ईच शिफ्ट है, ठीक है, शिफ्ट शिफ्ट कॉमन है, फिर यहाँ पे डैश एलिमेंट रोटेट्स न्यू है। मतलब क्या, डैश डैश कॉमन है, यहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट कॉमन है, लेकिन कोई और ऐसा वर्ड नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है, तीनों में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि न्यू के लिए कोड क्या हो गया, 3@23%। तो आप इसमें सी वाला ऑप्शन जो है वो टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का 1 नंबर का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझ लीजिए कि न्यू को कैसे हमने 3@23% लिख दिया या फिर ईच को कैसे इस तरीके से लिख दिया, तो इस पे जो और डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं आप बड़े आसानी से उनको कर लेंगे। कैसे, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना है कि जैसे यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे डॉलर आया, फिर 8 आया, फिर हैज़ आया, क्या हो सकता है। तो जैसे 4 है, 4 क्या सिग्निफाई कर सकता है, तो 4 या तो हो सकता है कि इसमें कोई जो लेटर आए हुए हैं उनकी पोजीशन बता रहा हो अल्फ़ाबेट में क्या है। जैसे ई की क्या होती है 5, ए का 1, सी का 3 और एच का 8। 4 तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दूसरा इसमें क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो एक वर्ड में जितने लेटर्स हैं हो सकता है उनका नंबर हो। जैसे ईच में देखिए कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या है 4। इसी तरह देखिए अगर न्यू की बात करूँ, अभी कोड जो हमने निकाला है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है 3। तो यही हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 4 आया है वो क्या है, वो नंबर ऑफ लेटर है, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स जो भी होंगे वो यहाँ पे लिखा गया है 4। फिर हम बात करें डॉलर की, ये जो सिंबल आते हैं किसके लिए आ सकते हैं, जब भी कोई सिंबल आता है उसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। कई बार जो फर्स्ट यहाँ पे लेटर होता है उसके लिए सिंबल का प्रयोग किया जाता है, कई बार लास्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब शब्दों को इस तरीके से लिखा जाता है कि उनमें केवल एक ही वॉवेल आ रहा हो, तो उसके लिए भी हम सिंबल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे देखिए तो 1 2 2 वॉवेल्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऐसे सिंबल के लिए प्रयोग तो किया नहीं गया होगा। तो क्या हो सकता है इसका, तो आप ऐसे पहले शुरुआत से देखिए कि यहाँ पे हम शुरुआत से अगर चेक करना शुरू करें, पहले देखेंगे फर्स्ट लेटर का सिंबल तो इसका कोई यहाँ पे चांस तो नहीं है। तो आप देखिए जैसे यहाँ पे डॉलर है, यहाँ भी डॉलर कॉमन है, 2 चीज़ें यहाँ पे कॉमन है, मतलब एक लाइन में ही 2 डॉलर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब इस लाइन में कुछ और ऐसी चीज़ होगी जो कॉमन होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ई से स्टार्ट हो रहा है, ईच और ई से ही स्टार्ट हो रहा है एलिमेंट। लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टी से इंड हो रहा है और यहाँ भी टी से इंड हो रहा है। लेकिन आपके लिए क्या सही रहेगा मानना, आपके लिए मानना यही सही रहेगा कि अगर टी वाला डॉलर का साइन होता, ईच में तो टी आ नहीं रहा है तो उसमें आ ही नहीं सकता था। इसका मतलब यही है कि इसके जो फर्स्ट लेटर है उसी को लेकर के कोड किया गया है। मतलब ई का जो कोड है वो यहाँ पे रखा गया है क्या, डॉलर। ओके, फिर हम आ जाएं 8 पे कि ये 8 जो है ये क्या दिखा रहा है, किस बात को बता रहा है। तो यहाँ पे जैसे भी हम नंबर ऑफ लेटर्स तो ले लिया, अब ये 8 क्या हो सकता है, तो फिर से आप चेक करिए कहीं किसी लेटर की पोजीशन तो नहीं है। तो एच की पोजीशन होती है 8, तो ये 8 को यहाँ पे दिखा रहा है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एच के लिए 8 साइन आ रहा है, मतलब जो उसकी पोजीशन है वो बता रहा है। लेकिन कंफर्म कैसे होंगे इस बात को लेकर के, तो आप देखिएगा कि कोड आप सारे देखिए तो आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए क्या है 20 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे फिर से 20 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 18 है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो बीच में नंबर या लिखे गए हैं ये कभी भी 26 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही होगा कि अगर कुछ गुणा हो रहा होगा, जोड़ रहा होगा, तो वो नंबर थोड़ा बढ़ते तो ऊपर से जाते। एक भी नंबर आपको ऐसा मिल नहीं रहा है, तो आप इसी से थोड़ा सा समझ जाएंगे कि हो सकता है यहाँ पे जो पोजीशन है वही दिखाई जा रही हो। तो इसको लेकर के आप एक चेक और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है W, तो फिर W की पोजीशन क्या होती है अल्फ़ाबेट में, वो है 23, और यहाँ भी देखिए 23 ही लिखा गया है। तो ऐसे डबल चेक करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भी आप जो सही सोच रहे हैं वो एकदम ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे जो आखिरी में आ रहा है हैज़, ये किसके लिए साइन हो सकता है, तो ये हैज़ फिर से वही होगा। यहाँ पे फर्स्ट लेटर तो हमने देख लिया, फिर हो सकता है ये एच के लिए साइन हो, मतलब जो भी लास्ट लेटर आ रहे होंगे उनके लिए साइन का प्रयोग किया गया, सिंबल का प्रयोग किया गया हो। तो हम ऐसे देखें कैसे कंफर्म करेंगे इसको कि हम देखें हैज़ किसके किसके आखिरी में आ रहा है। जैसे यहाँ पे एक हैज़ आ रहा है, एक हैज़ यहाँ पे आ रहा है, और कहीं पे आ रहा है तीसरी लाइन में नहीं, चौथी लाइन में तो आ रहा है, फिर 5वीं लाइन में आ रहा है। अब आप देखिए इन चारों लाइन में क्या चीज़ें कॉमन आपको मिल रही हैं। एक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ईच है, यहाँ पे ईच है, और दोनों का एंड एच से हो रहा है। लेकिन
दूसरी और पांचवी लाइन में क्या ऐसा कॉमन है, जैसे अगर मैं बात करूँ 4 से क्या स्टार मतलब 4 किस में है, स्टेप में 4 है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है 8 लिखा गया है, मतलब ये एच के लिए आया होगा। तो देखिए किसी से एच से एंड हो रहा है, हाँ यहाँ पे आपको मिलता है डैश, मतलब यहाँ पे एच आ रहा है जिसकी पोजीशन 8 है और उसके बाद हैज़ का प्रयोग किया गया है। पांचवी वाली लाइन में भी डैश आ रहा है जिसके लिए सेम सिंबल का प्रयोग किया गया है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एच के लिए ही हैश सिंबल का प्रयोग किया गया है। तो आपको क्या समझ में आएगा, यहाँ पे डब्ल्यू के लिए क्या प्रयोग किया गया है परसेंट, और एन के लिए क्या यूज़ किया गया है एट द रेट। तो एन के लिए क्या यूज़ किया गया है एट द रेट, और यहाँ पे डब्ल्यू के लिए क्या यूज़ किया गया है परसेंट का। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोड निकाल सकते हैं आसानी से। अब आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आपको समझ में आ गया, कोई भी अगर यहाँ पे वर्ड लिखा है तो सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ लेटर्स लिखने हैं कितने हैं, उसके बाद जो फर्स्ट यहाँ पे लेटर है उसका एक कोड है, यूनिक कोड है, उसके बाद जो सबसे आखिरी का नंबर है उसकी जो अल्फ़ाबेट में पोजीशन है वो दिखाई गई है, और फिर उसी का एक कोड उससे रिलेटेड है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब देखिए कितना आसान होगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलूँ, अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट डज द कोड फॉर 4 स्टार 16, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये किसके लिए हो सकता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे 4 आया है, मतलब 4 लेटर तो होंगे, तो लोअर तो उसमें नहीं होगा, नेक्स्ट हो सकता है, योर हो सकता है, स्टेप हो सकता है, एलिमेंट भी नहीं हो सकता है। तो आपको ऐसे ही पता चल गया कि 2 तो नहीं होने, नहीं तीनों में से कोई होगा। फिर अगली बात आती है यहाँ पे स्टार की। स्टार किसके लिए साइन है वो हमको नहीं पता, तो छोड़ के रखिए। फिर हमको पता है यहाँ पे क्या है 16, तो 16 का मतलब क्या है कि 16वां एलिमेंट होगा अल्फ़ाबेट का, 16वां लेटर होगा वही होगा। तो 16वां लेटर क्या होता है अल्फ़ाबेट का, आप सोचिए, तो 16वां लेटर होता है पी, तो यहाँ पे क्या आएगा पी, फिर उसके बाद क्या है डैश। अब देखिए इसमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है। अगर नन ऑफ दिस का ऑप्शन होता तो आप थोड़ा सा सोचते कि क्या आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि जो सिंबल हो सही ना हो, तो उस केस में आप यहाँ पे थोड़ा सोचते। लेकिन अब आपको क्या समझ में आ रहा है, इन तीनों में देखिए आखिरी में पी किस में आ रहा है, स्टेप में आ रहा है, तो डी के लिए ये कोड हो गया स्टेप। टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे कि जैसे यहाँ पे देखिए 4 स्टार 16 और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और कहीं पे ये कोड अगर रिपीट हो रहा हो तो उसको आप मिला सकते हैं, और कहीं पे कोड रिपीट नहीं हो रहा है तो आपको समझ में आएगा यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, स्टेप लिखा हुआ है। इस पूरी लाइन में केवल 2 ही ऐसे हैं जो 4 लेटर के हैं, एक तो डैश है और एक क्या है आपका स्टेप है। ठीक है, तो एक डैश के आखिरी में एच आ रहा है, तो उससे हमने अभी देखा था कि वो 8 और हैज़ वाला आएगा, तो इसका मतलब एक ही बच रहा था स्टेप, जिसको हमने इस तरीके से कोड किया है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा स्मार्ट मेथड आप लगाएंगे तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं तीसरा कहूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर स्टडी स्मार्ट, अगर ऐसे लिखा हो स्टडी स्मार्ट तो इसके लिए कोड क्या हो सकता है। अब कोड निकालना है आपको, कोड निकालना आपको आता है, हाँ आता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हैं 10, तो 10 ये आ गया। अब देखिए 10 किस में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे और पांचवे में नहीं है, तो इनको हमने ऐसे ही काट दिया। अब 3 में ही हमको देखना है कि कौन सा सही होगा। फिर आएगा एक डैश, डैश का मतलब यहाँ पे एस के लिए क्या सिंबल प्रयोग किया जा रहा है वो आएगा। और दूसरा क्वेश्चन अभी हमने किया है जिसमें आया था क्या स्टेप, और स्टेप के लिए कोड क्या था 4 स्टार 16 और एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया था कि एस के लिए कोड क्या है, एस के लिए कोड है स्टार। तो ये इतना अगर समझ में आ गया है आपको, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ भी क्या होगा, ऐसे ही शुरुआत हो रही थी, ये क्या होगा स्टार होगा। फिर आखिरी में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, टी का मतलब क्या हो जाएगा 20 हो गया। अब देखिए 3 ही मिला लीजिए, अगर आपको टी के लिए कोड अगर निकालना भी पड़े तो आप आखिरी में निकालिएगा अगर जरूरत पड़े, वरना आप देखिए कहीं पे 3 मिल रहे हैं क्या, तो यहाँ पे देखिए 10 स्टार 19 है, तो ये आपका कट गया। 10 माइनस यहाँ पे 19 है, माइनस हो गया तो इसलिए कट गया। फिर केवल सी वाला ही बचता है 10 स्टार 20, और यहाँ पे ये क्या है M% कहते हैं इसको, या फिर इसको एंड भी कहते हैं। ठीक है, तो M% या फिर एंड जो भी आप कह रहे हो, सिंबल के तौर पे M% कहते हैं इसको। तो ये इसका सही ऑप्शन हो गया। तो इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि टी के लिए कोड क्या है, तो आपको पता चलता है M% इसका कोड है। ओके, तो ये आपका तरीका हो गया। चौथा क्वेश्चन में देखता हूँ, लिखा हुआ है आर यू कमिंग मे बी कोडेड एज। ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं कि आर यू कमिंग टुडे, इस तरह से कोड किया जा सकता है। अब आपको ये समझना है कि इसको कैसे कोड कर सकते हैं। तो हम कोड करने में जब चलेंगे तो हमको सबसे पहले क्या करना है, आर के लिए अगर हमको कोड बनाना है, आर के लिए कोड अगर बनाना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने लेटर्स हैं, तो आ गए 3। फिर हम यहाँ पे रखेंगे डैश, और ए का कोड क्या होगा ये हमको पता नहीं है। फिर आखिरी में क्या करते हैं, फिर ई देखते हैं कि पोजीशन कितनी है, तो वो है 5। फिर यहाँ पे आएगा डैश जो कि ई का
कोड होता है। तो ई के लिए कोड अभी हमने निकाला था, उसको देख लीजिए कि ई के लिए कोड क्या निकाला था हमने। तो ई के लिए कोड निकाला था डॉलर का, तो मतलब हम यहाँ पे आखिरी में भर सकते हैं डॉलर, तो यहाँ पे हमने डॉलर भर दिया। लेकिन यहाँ पे ए के लिए कोड क्या है, तो आप देखिए कि ए से यहाँ पे अगर कोई शुरुआत हो रहा हो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपीयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपीयर्स लिखा हुआ है तो हम देख सकते हैं कि इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और किसी में 7 लेटर्स हैं। तो हाँ, ई वाले में, ये एलिमेंट वाले में भी 7 लेटर्स हैं। तो एक तो $7.20 और ये क्या है, M%, और एक है 7 और ये पावर वाला साइन 19 और ये स्टार। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि एलिमेंट के लिए कोड तो ये वाला है। कैसे है, क्योंकि इसके आखिरी में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, M% उसका साइन है, और यहाँ पे 20 है। यहाँ पे आखिरी में S आ रहा है, और यहाँ पे आखिरी में क्या आ रहा है, 19, जो कि इसका पोजीशन है, और उसका सिंबल है स्टार। तो इसके लिए अपीयर्स के लिए कोड क्या हो जाएगा, 7 और ये पावर वाली साइन 19 और स्टार। तो हमको समझ में आता है कि ए के लिए फिर कोड क्या होगा, तो ए के लिए कोड होगा पावर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पावर। तो एक कोड देखने के बाद हम ये देख सकते हैं कि ये कोड कहीं पे आ रहा है क्या। तो अगर हम देखें तो हाँ, ए वाले में आ रहा है, बी वाले में आ रहा है, सी वाले में आ रहा है क्या, तो सी वाले में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे ही काट दीजिए। डी वाले में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो आप भी इसको ऐसे काट दीजिए। ई वाला क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो ये तो कभी ऑप्शन आपका हो नहीं सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। डिटरमाइन तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको रहने दीजिए, क्योंकि अभी आपको देखना होगा कि यहाँ पे कुछ, जैसे यहाँ पे आ गया है अभी वाई, तो वाई के लिए इसमें अगर कोड नहीं दिया गया है तो आप कैसे कहेंगे क्या उसका कोड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 2 ऑप्शन आपके सामने बचे, या तो पहला वाला या तो बी वाला। अब क्या करना है, दूसरा आप नंबर लीजिए, दूसरा वर्ड लीजिए, क्या है, यू। यू के लिए भी शुरुआत तो होगी 3 से, यहाँ पे आ गया 3। फिर उसके बाद यू में क्या आ रहा है, आखिरी में यू आ रहा है, तो यहाँ पे एक डैश छोड़िए। यू की पोजीशन कितनी होती है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखिए तो 21वें नंबर पे आता है, तो यहाँ पे लिख दिया 21। फिर क्या आ गया यहाँ पे, डैश, ठीक है। अब आप देखिए क्या कोई यहाँ पे ऐसा है कोई वर्ड जो अंत हो रहा हो यू से, तो यहाँ पे आपको देखने पे ऐसा कोई भी वर्ड नहीं मिलेगा जिसका अंत हो रहा हो दो यहाँ पे यू से। तो आपको क्या समझ में आता है कि यू के लिए कोड क्या हो सकता है। तो आप पहले ये देख लीजिए कि 3-21 करके कहीं पे ऊपर नीचे कहीं पे कोड कुछ है, तो यहाँ पे एक कोड लिखा गया है। वो कोड क्या है, 3 फिर स्लैश फिर 21 फिर कॉपीराइट वाला साइन। फिर यहाँ पे बी के लिए क्या कोड लिखा गया है, तो ये लिखा गया 3/21 और ये % वाला साइन। अब आपको समझना क्या है, यहीं से आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। आप ये समझिए कि % वाला साइन तो भी हमने देखा था कि उसके वो किस चीज़ का सिंबल था, तो % वाला साइन था W के लिए, और यहाँ पे यूज किया जा रहा है इसको U के लिए। तो आप समझ सकते हैं कंट्राडिक्शन हो गया, मतलब गलत तरीका इससे इस्तेमाल किया गया है। तो आप बी वाले ऑप्शन को भी कट कर दीजिए। फिर आपके सामने या तो ए वाला ऑप्शन बचता है या तो ई वाला ऑप्शन बचता है। दोनों में देखिए क्या है कि अब आपको समझना है कि जैसे यहाँ पे जो साइन यूज हुए हैं, जैसे स्लैश और कॉपीराइट, आपको पता है यू जैसा शब्द यहाँ पे कहीं भी नहीं आया हुआ है, ना तो वाई का कोड पता है ना तो यू का कोड पता है। तो यहाँ पे जो दोनों कोड लिखे गए हैं वो इनके अंदर आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉपीराइट अगर किसी की जगह पे आए मतलब वो कंट्राडिक्ट कर रहा होगा, फिर सिंबल को लेकर के यूनिक सिंबल ही यूज होते हैं। तो देखिए कहीं भी ऐसा साइन आया हुआ है क्या कोड में, तो इसका मतलब कहीं नहीं आया हुआ है, इसीलिए ये इसका कोड हो सकता है। यहाँ पे लिखा गया है ना, मे बी कोडेड एज, मतलब होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन ये इसका सिंबल ये जो आ रहे हैं कॉपीराइट और ये स्लैश वाले ये हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है। तो आप कह सकते हैं कि जो ए वाला ऑप्शन है ये इसका सही है। लेकिन फिर आखिरी वाला भी चेक कर लीजिए क्या है, कमिंग। कमिंग में कितने यहाँ पे लेटर्स हैं, तो कमिंग में लेटर्स हैं 6, फिर डैश, फिर आखिरी में क्या आ रहा है, जी आ रहा है, जिसकी पोजीशन होती है 7, फिर क्या हो गया, डैश। अब देखिए किसी के अंत में, शुरुआत में और अंत में जी आ रहा है और सी आ रहा है, तो उससे हमको उसका कोड पता चल सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा तो हमको कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है जहाँ पे जी और सी का कोड हमको मिले, और यहाँ पे जो कोड यूज़ हो रहे हैं जैसे ये यूरो का साइन और ये अल्फ़ा, ये कहीं पे यहाँ भी इस्तेमाल नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब ये इसके लिए कोड किए जा सकते हैं, क्योंकि ये कहीं पे इस्तेमाल नहीं हुए हैं। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। तो इस तरह के कुछ उलझाने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको आपको ऐसे ही करना है, तभी आप सही कर पाएंगे और नंबर तभी मिल पाएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइन तुरंत ठोक करके आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे इसका कुछ दिया नहीं गया तो कैन नॉट बी डिटरमाइन हो सकता है, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा गया मे बी कोडेड एज, ठीक है। ऐसे अगर होता आर यू कमिंग कोडेड एज, तब आप कह सकते थे कि नहीं पता कि स्लैश इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन जब पॉसिबिलिटी दिखाई गई है तो आप इसमें पहला वाला ऑप्शन ही टिक करेंगे।
ओके, तो ये तो था न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित क्वेश्चन, जिसमें 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किए और आपको समझ में आया होगा। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ था, इस पे और घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब चलिए चलते हैं एक ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन के ऊपर। पहले इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि लेटर लिखा रहता था, इस तरीके से लेटर लिखा रहते थे और उनको दर्शाने के लिए किसी ना किसी नंबर या फिर सिंबल का प्रयोग किया जाता था। तो दोनों आपको यहाँ पे दिख रहे हैं रो, जिसमें ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहती थी, कंडीशन रहती थी। कंडीशन ही आपको समझनी होती थी, बस यही बात है। कंडीशन समझ गए तो यहाँ पे ऑप्शन टिक करना आसान होता था। यहाँ पे कंडीशन क्या कहती है कि इफ द फर्स्ट लेटर इज वॉवेल एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट बोथ आर टू बी कोडेड एज 0। समझिएगा, कह रहे हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे वर्ड, जैसे लिखा हुआ ना KEDURT, ऐसे कोई भी अगर वर्ड लिखा जाए, उसका पहला लेटर वॉवेल हो लेकिन आखिरी का जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो, तो दोनों को 0 से कोड किया जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे एक मैं आपको दिखाऊं लिख करके, जैसे अगर लिखा रहे यहाँ पे ADUT, ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा रहे, मतलब इसका जरूरी नहीं कि ये कोई सेंसिबल वर्ड हो जिसका कुछ अर्थ निकले, कुछ भी लिखा रह सकता है। इसकी शुरुआत हो रही है A से, जो कि एक वॉवेल है, और T से अंत हो रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो अब A के लिए कोड इसमें हैज़ है और T के लिए कोड इसमें 9 है, तो आप इसको हैज़ और 9 से कोड नहीं करेंगे, बल्कि दोनों के लिए कोड रखेंगे 0 और 0। फिर D और U के लिए जो भी कोड यहाँ पे रेस्पेक्टिव होगा उसको आप रखेंगे। ये बात कही जा रही है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि अगर पहले आए वॉवेल और उसके बाद आखिरी में रहे कॉन्सोनेंट, तो दोनों को हमको कोड करना है 0 से। फिर इसी तरह इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर इज वॉवेल बोथ आर टू बी कोडेड एज, इस वाले सिंबल से, कॉपीराइट वाले से इसको कोड करना है। वही बात है कि अगर पहला कॉन्सोनेंट हो और आखिरी वाला क्या हो, वॉवेल हो, तो हम इसको इस सिंबल से कोड करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट लेटर आर वॉवेल्स बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द फर्स्ट लेटर। मतलब समझिए कि शुरुआत भी वॉवेल से हो और अंत भी वॉवेल से हो, तो इसको कोड कैसे करना है, तो इसको कोड करना है जो भी फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर का कोड होगा, उससे आपको कोड करना है। जैसे यहाँ पे ए होता और यहाँ पे ई होता, दोनों ही वॉवेल वॉवेल हैं, तो दोनों के लिए कोड क्या होता, ए वाला ही माना जाता है। यहाँ पे मतलब हैज़ यहाँ पे आता और यहाँ भी आता हैज़। तो ये 3 कंडीशन जब आप समझ गए, इनको आपने डिड्यूस कर लिया, अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है KEDURT, अब इसके लिए कोड क्या हो सकता है, तो सबसे पहले कंडीशन में अगर हम चल के देखें, के क्या है, कॉन्सोनेंट है, और टी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तीनों कंडीशन में इसका कहीं जिक्र है नहीं है, मतलब आपको क्या करना है, सेम एज इट इज़, जैसे इनके कोड लिखे गए हैं वैसे ही आपको कोड कर देना है। तो के लिए कोड क्या है, तो के लिए कोड है @ तो यहाँ पे आप @ अब देखिए @ किस में नहीं है, तो दूसरे में नहीं है और तीसरे में नहीं है, तो इनको कैंसिल आउट करिए। फिर आखिरी वाला देखिए, आखिरी वन में क्या है, टी है, तो टी के लिए कोड क्या है, 9। तो यहाँ पे देखिए टी के लिए कोड क्या है, 9। तो पहले में तो भी क्या आ रहा है, @ आ रहा है, तो इसको भी कैंसिल आउट करिए। चौथा वाला ऑप्शन है जिसमें आ रहा है 9, तो इसको टिक करके आगे बढ़ने की जल्दीबाजी मत करिए। अब आपके पास अगर 10 सेकंड का समय हो तब आप इसको टिक करके आगे बढ़िएगा, लेकिन अगर आपके पास समय ज़्यादा हो तो एक बार आप चेक करिएगा कि बीच वाले जो कोड हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। जैसे ई के लिए कोड क्या है, तो ई के लिए अगर आप देखिए कोड क्या है, तो ई के लिए कोड आ रहा है 1। डी के लिए क्या कोड है, तो डी के लिए कोड है 6। यू के लिए क्या कोड है, तो यू के लिए कोड है %। और आर के लिए कोड क्या है, तो आर के लिए कोड है 7, और यहाँ पे टी के लिए 9। अब आप देखिए यहाँ पे आपको @ मिला, 1 मिला, 6 मिला, लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया, $। इसीलिए कह रहा था जल्दीबाजी में टिक करके अगर बढ़े तो आप फंस जाएंगे। यहाँ पे मिल गया $, जबकि होना चाहिए था %, इसलिए चौथा वाला भी इसका कोड नहीं है। पांचवा वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा बस सावधानी बरतनी है, बाकी क्वेश्चन इस तरह के आसान होते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है EDRTMP, इसको किस तरीके से कोड किया जा सकता है। सब में कंडीशन हमको देखनी है। इसकी शुरुआत हो रही है एक वॉवेल से और अंत हो रहा है एक कॉन्सोनेंट से। वही पहली कंडीशन कि वॉवेल से शुरू हो और यहाँ पे कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो, तो कह रहे हैं कि दोनों को 0 0 से कोड किया जाएगा, मतलब 0 से कोड किया जाएगा। तो पहला वाला आंसर तो होगा नहीं इसका सही, दूसरा भी नहीं होगा, या तो तीसरा होगा या तो चौथा होगा, ठीक है, या तो नन ऑफ दीज होगा, इनमें तीनों में से कोई होगा। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 0 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 0। अब बीच वाला हम कोड देखना है कि कौन सा इसका सही होता है। अब ऐसे देखिए कि आप डी के लिए कोड देखिए तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। आर के लिए कोड क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे आर के लिए कोड आ रहा है 7।
टी के लिए अभी देखा था 9, एम के लिए कोड क्या है 2। तो अब देखिए यहाँ पे 067920, ये तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। यहाँ पे क्या है 30 है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए 2, तो चौथा वाला ऑप्शन इसका गलत हो गया। तो तीसरा वाला ऑप्शन टिक करके आप आगे बढ़ जाइए। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखा है FHRAMU, इसके लिए कोड क्या होगा? तो कंडीशन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है और ये क्या है, एक वॉवेल है। कंडीशन नंबर 2 लगेगी, कॉन्सोनेंट और वॉवेल, तो क्या आएंगे, कॉपीराइट। मतलब ये वाला साइन यहाँ भी और ये वाला साइन यहाँ भी, आगे और पीछे दोनों जगह सेम साइन। अब जिसमें जिसमें नहीं उसको आप ऐसे ही काट दीजिए, ये कट गया, बाकी के 3 तो रहेंगे, चौथा भी है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा। फिर हम देखते हैं एच के लिए कोड क्या है। तो एच के लिए कोड आ रहा है 4, और फिर क्या है, आर के लिए कोड क्या है, तो आर के लिए कोड है 7। देखिए 4 7 4 7 तीनों में आ रहा है। ए के लिए कोड क्या है, तो ए के लिए कोड है हैश, यहाँ पे आ गया हैश। देखिए 4 7, यहाँ पे क्या आ गया, परसेंट आ गया, काट दीजिए। यहाँ पे ये तो 8 लिखा है तो पहले ही कट जाएगा। फिर क्या है, कॉपीराइट 4 7 हैज़। फिर एम के लिए कोड क्या है, एम के लिए कोड है 2, तो यहाँ भी आ गया 2 और कॉपीराइट, तो चौथा वाला ऑप्शन इसमें भी सही, टिक करके आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ भी अगर कोई गड़बड़ी होती फिर नॉन ऑफ दीज ही ऑप्शन इसका सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है ULTPHE। अब देखिए यहाँ भी क्या है, वॉवेल है, और यहाँ भी क्या है, वॉवेल है। कंडीशन नंबर 3 कि अगर दोनों वॉवेल हों तो जो फर्स्ट लेटर होगा उससे कोड करना है आपको। तो फर्स्ट लेटर क्या है, यू का कोड क्या है, परसेंट, मतलब शुरुआत में भी परसेंट और आखिरी में भी परसेंट, जहाँ जहाँ नहीं उसको कट कर दीजिए। ये कट गया और ये भी कट गया। कई लोग सोचेंगे आखिरी में परसेंट है, शुरुआत में तो नहीं है। तो 2 ऑप्शन है, पहला या तो तीसरा या तो नॉन ऑफ दिस, तो है ही, ठीक है। अब एल के लिए कोड क्या होगा, तो एल के लिए यहाँ पे देखिए कोड लिखा हुआ है $, यहाँ भी परसेंट, यहाँ भी $, यहाँ परसेंट $, है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं टी के लिए कोड तो 9 है। पी के लिए कोड क्या होगा, तो पी के लिए कोड है 3। यहाँ पे देखिए $, यहाँ पे 9, ये 3। फिर आखिरी में आके बात अटकेगी एच पे। एच कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एच के लिए कोड है 4। तो यहाँ पे आप जब आएंगे तीसरे वाले ऑप्शन पे, तो एच के लिए कोड क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे एच के लिए कोड लिखा गया है 1, तो ये आपका गलत है। फिर 1 पहला वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कोड एच के लिए 4। तो सारे कोड मैच कर रहे हैं, टिक करके आप इसको आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये लिखा गया है HKEDLB, शुरुआत किसकी है, कॉन्सोनेंट की, और अंत किसका है, कॉन्सोनेंट का। तो कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट ऐसे हैं, इसको लेकर के कोई कंडीशन आपकी बन नहीं रही है। तो इसके लिए आप कोई भी कंडीशन नहीं लगाएंगे, सेम एज इट इज़ जैसे लिखा गया है उसके कोड को वैसे ही आप लिखेंगे। मतलब इसकी शुरुआत किससे होगी, 4 से होगी। तो आप देखिए यहाँ पे 4 से शुरुआत वाला केवल दूसरा वाला ऑप्शन ही है, बाकी तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं। पहला भी खत्म, तीसरा और चौथा भी खत्म, ठीक है। तो 4 से ही आप इसकी शुरुआत है, और अंत किससे हो रहा है, बी। देखिए बी का कोड क्या है, 5 है। मतलब दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। बीच वाले कोड अगर एक सरसरी निगाह से आप देख सकें तो के लिए क्या आ रहा है, @ ही आ रहा है। ई के लिए कोड क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। डी के लिए क्या कोड है, तो 6 आ रहा है। और एल के लिए क्या कोड है, तो वो है $। तो 4 @ 16 $5, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, टिक करके आप आगे बढ़िए। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछे जाएं ओल्ड पैटर्न के ऊपर तो आप आसानी से इनको कर लेंगे। बस थोड़ी सी सावधानी यहाँ पे कंडीशंस को लेकर के आपको बरतनी होगी। एग्जाम टाइम में अगर नहीं समझ में आया कंडीशन तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को स्किप करिएगा और बाद में आकर के करिएगा, क्योंकि कंडीशन अगर आप समझ नहीं पाए तो इस तरह के क्वेश्चन को आप एकदम 100% चांस है कि गलत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इस तरीके से ऑप्शन सेट किए रहते हैं कि आप जो गलत भी करेंगे वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तो था कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर पार्ट जो मैंने आपको दिया। मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी लिए थे, ओल्ड पैटर्न के भी लिए थे, ताकि दोनों तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहे आपकी। इसी तरह मैं और पार्ट लेकर के आऊँगा कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन मैं सम्मिलित रखूँगा और आपकी हर तरह से प्रैक्टिस होती रहे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और जो लोग नहीं इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे उनको हर एक वीडियो मिलती रहे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।